हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। बच्चों, परसों आपका एग्ज़ाम होना है। आपके एग्ज़ाम में बस 1 दिन बचे हुए हैं। तो लगभग सभी बच्चों के मन में यह डाउट होगा कि सर, हमें एग्ज़ाम में क्या करना है? कैसे करना है? एग्ज़ाम के दिन हमारा शेड्यूल कैसा रहेगा? हमें क्या लेके जाना है? क्या लेके नहीं जाना है? एग्ज़ाम में ओएमआर कैसे भरना है? लिखने का सही तरीका क्या होगा ताकि मेरा एक भी नंबर नहीं कटे? ये प्रश्न लगभग सभी बच्चों के दिमाग में है। बहुत सारे बच्चे मैसेज किए हुए हैं कि सर एक ऐसा वीडियो लाइए जिससे मैं यह जान सकूं कि हमें एग्ज़ाम में कैसे लिखना है, हमारी जो राइटिंग होगी वह कैसी होगी, कहाँ पर क्या लिखना है, कहाँ पे अंडरलाइन करना है। ये तमाम छोटी-छोटी बातें हैं जो आपको जाननी चाहिए और यदि ये सभी मुख्य बिंदुओं को आप नहीं जानेंगे, तो एग्ज़ाम में आप लिख तो देंगे लेकिन आपका एक एवरेज नंबर आएगा। आप टॉप लिस्टेड श्रेणी में नहीं आ सकते हैं या आप एक अच्छा नंबर नहीं ला पाएँगे। तो आज हमारे वीडियो का प्रमुख लक्ष्य होगा इन छोटी-छोटी बातों पर बात करना कि आपको एग्ज़ाम से पहले क्या करना है, एग्ज़ाम में क्या करना है और क्या लेके जाना है और क्या लेके नहीं जाना है। तो बच्चों, चूँकि आप 17 तारीख को एक युद्ध में जा रहे हैं और मैं आपको शुरू से यह कहता हूँ कि युद्ध में जाने से पहले युद्ध की सही रणनीति आपको पता होनी चाहिए। युद्ध में कौन से हथियार का यूज़ आपको कहाँ पे करना है, इसकी जानकारी होनी चाहिए। यदि आपको युद्ध की रणनीति ही नहीं पता हो, यदि आपके पास सही हथियार नहीं हो, तो आप युद्ध में हारे जाएँगे। लेकिन चूँकि आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो मैं यह प्रयास करूँगा कि आपको मैं सभी युद्ध की सही रणनीति को बताऊँ। आपको मैं सभी हथियार प्रदान करूँ ताकि आप युद्ध में यह जान सकें कि आपको कहाँ, किस हथियार का यूज़ कितना करना है। तो आइए हमारे साथ जुड़िए और अपने 17 फरवरी को होने वाले बोर्ड एग्ज़ाम को अच्छा बनाइए। तो प्यारे बच्चों, एक-एक करके हम लोग बात करेंगे। आज जिस विषय पे हम लोग बात करेंगे उसको प्रमुख हम लोग 3 भाग में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले कि एग्ज़ाम से 1 दिन पहले आपको क्या करना है? सेकंड है आपके एग्ज़ाम के दिन क्या करना है? और उसके बाद है एग्ज़ाम के बाद क्या करना है? इसको 3 पार्ट्स में लगभग हम लोग डिवाइड किए हैं। तो सबसे पहला होगा हमारा, ध्यान देना है, सबसे पहला होगा हमारा एग्ज़ाम से पहले, एग्ज़ाम से पहले की तैयारी। बच्चों, जैसा कि मैं जान पा रहा हूँ कि 17 फरवरी को आपका हिंदी का एग्ज़ाम है। तो आप क्या करेंगे कि 16 तारीख के शाम तक, ध्यान से सुनिएगा मेरी एक-एक बातों को जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। 16 फरवरी के शाम तक आप हिंदी को पढ़ेंगे। आपको जो भी पढ़ना है, आपने पूरे साल जो भी पढ़ाई किए हुए हैं हिंदी में, वो सभी को आप अच्छे से रिवीजन करेंगे। और मैं शुरू से आपको एक बात कहता हूँ कि यदि आप पूरे साल मन से पढ़ाई किए होंगे, तो भी 1 दिन या चंद घंटे पढ़ने से कुछ नहीं होगा। और यदि आप पूरे साल पढ़ाई नहीं भी किए होंगे, तो भी आपको 1 घंटे या चंद घंटे पढ़ने से कुछ नहीं होगा। इसलिए आपको पैनिक नहीं होना है, धैर्य बनाए रखना है और आप कोई ऐसा एग्ज़ाम देने नहीं जा रहे हैं जो यूपीएससी है, प्रीलिम्स दे रहे हैं, हम इंटरव्यू देने जा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। क्लास 10th का बोर्ड एग्ज़ाम बहुत ही छोटा एग्ज़ाम होता है और इसके लिए कह सकते हैं कि एक इतना छोटा युद्ध है कि जिसके लिए आपको इतनी बड़ी रणनीति की भी आवश्यकता नहीं है, जितना आप उसे अपने मन में बना लेते हो। जब आप सीनियर हो जाओगे, जब आप 12th के का एग्ज़ाम दे दोगे, जब आप ग्रेजुएशन का एग्ज़ाम दे दोगे, अब ये आपका पहला एग्ज़ाम है इसलिए आप घबरा रहे हैं। आप जब लगातार एग्ज़ाम देते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बिल्ड होता है। फिर आप सोचते हो कि कोई दिक्कत नहीं है, एग्ज़ाम तो बहुत छोटा सी, जब मैं जाऊँगा दे के आ जाऊँगा। लेकिन चूँकि आपका ये फर्स्ट एग्ज़ाम है इसलिए आप सभी बच्चे इतने पैनिक हो रहे हैं, तो पैनिक नहीं होना है। जो मैं आपको कह रहा हूँ उसको फ़ॉलो करना है, ये आपको बहुत हेल्प करेगा। तो एग्ज़ाम से पहले यानी 17 फरवरी नहीं, 16 फरवरी के शाम तक आप जो भी पढ़े हैं पूरा साल उसको आपको क्या करना है, प्रॉपर रिवीज़न करना है। चाहे वो आपका लेखक परिचय हो, गद्य खंड का और काव्य खंड का, उसका प्रॉपर आपका जो है रिवीजन कर लेना है। किसके लेखक कौन हैं, पूरा प्रॉपर जो पहला पेज होता है आपका, लेखक कौन है, कविता है, कहानी है,
क्या है वो आपको प्रॉपर रिविज़न करना है। इसके बाद आपका उसके अंदर आता है निबंध लेखन, आपका आता है व्याकरण का पार्ट्स, उसके अंदर आ गया आपका अनुच्छेद हो गया, आवेदन पत्र हो गया, पत्र लेखन हो गया। ये सभी का रिविज़न आपको 16 फरवरी के शाम तक ही कर लेना है। इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है बाबू। शाम के बाद आपको क्या करना है, बिल्कुल रिलैक्स हो जाना है। आपको बिल्कुल ये नहीं सोचना है कि कल मेरा एग्ज़ाम है और अब मैं पूरा रात पढ़ता ही रहूँ। बहुत सारे बच्चों को मैं देखता हूँ क्या करता है कि एग्ज़ाम से पहले, जैसे 17 को एग्ज़ाम है 9 बजे, तो वो 16 के रात को 2 बजे तक, 3 बजे तक बैठ के पढ़ाई करता है। बहुत सारे बच्चे को रात को नींद ही नहीं आता है। तो ये सारी परेशानियों का एक ही इलाज है कि आप शाम 6 बजे अपने पूरे सिलेबस को कंप्लीट कर बिल्कुल छोड़ दीजिए। और जब मान लीजिए कि आपकी तैयारियाँ बहुत अच्छी हो चुकी हैं और आपको अब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप आराम से 1 से 2 घंटे अपने मन का गाना सुनिए, थोड़ा-सा घूमिए, टहलिए, बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए और आराम से आप सवेरे सोने का प्रयास कीजिए। 8 से 9 बजे तक आपको सो जाना है और प्रॉपर सोना है। अब कुछ बच्चे क्या करेंगे, हाँ सर मैं सवेरे सो जाता हूँ और मैं 9 बजे उठ के पढ़ाई करूँगा। आपको ये भी सॉरी 4 बजे उठ के पढ़ाई करूँगा, आपको ये भी नहीं करना है। सुबह 4 बजे उठ के पढ़ने का मतलब है कि आपका नींद पूरा नहीं होगा और नींद पूरा नहीं होने के कारण आपके एग्ज़ाम में गलतियाँ होने का चांस ज़्यादा होगा। तो प्रयास करना है आपको, प्रॉपर नींद लेना है 8 घंटा का। आप आराम से 8 बजे सोइए और आराम से आप 6 बजे या 5 बजे तक आप उठ सकते हैं, नॉर्मली जो सभी लोग उठते हैं। उठने के बाद आपको जो भी आपका दैनिक क्रियाएँ हैं अपना साफ-सफाई का वो आप कीजिए अपना। इसके बाद आप क्या करेंगे, मात्र 1 घंटा पहले एग्ज़ाम से कसरत 2 घंटा पहले लेते हैं, 6 बजे आप उठे, फ्रेश-व्रेश हुए, 7 बजे से आपको क्या करना है, मात्र 30 मिनट का आपको एक वन शॉट रिवीजन करना है। उस समय आपको कोई भी यूट्यूब पे वीडियो नहीं देखना है। उस समय क्या होता है, नया-नया नोटिफ़िकेशन आएगा कि आपको एग्ज़ाम में 100 में 100 पक्का इसी से आएँगे, ऑब्जेक्टिव आप ये देख लीजिए, वो देख लीजिए। इस बहकावे में आपको नहीं जाना है, उससे आपका एक क्वेश्चन नहीं आना है बाबू। आप अपना कीमती वक़्त उस यूट्यूब वाले वीडियो पे बर्बाद नहीं करेंगे। आप केवल बुक को देखेंगे क्योंकि बुक से ही आपका क्वेश्चन आना है। इसके अलावा किसी भी शॉर्ट वीडियो, लॉन्ग वीडियो जो आप यूट्यूब पे देखते हो, सर्च करते हैं कि ऐसा क्वेश्चन आए जो एग्ज़ाम में पूरा आ जाए, ऐसा कुछ नहीं होता है। कोई भी चीज़ एक दिन में हासिल नहीं होती है, उसके लिए आप पूरे साल मेहनत करते हो और फिर वो आप एग्ज़ाम देते हैं। तो चंद घंटे में कोई भी चीज़ हासिल नहीं होती है, आप इस चीज़ को समझिए। तो प्रॉपर आपको क्या करना है, 1 घंटा 2 घंटा पहले आपको एक बार बुक का शॉर्ट रिवीजन करना है। अब पूरा सब नहीं पढ़ लेना है, शॉर्ट रिवीजन करना है। अब सवाल यह है कि सर अब हमको युद्ध के लिए तैयार होना है। प्रॉपर 2 घंटा बाद आपका युद्ध शुरू होगा और उस युद्ध के लिए आपके पास औज़ार होने चाहिए। अब ये तो वही बात हो गई कि आप युद्ध में गए और हथियार घर पे ही भूल गए, तो आप युद्ध लड़ेंगे कैसे? तो ज़रूरी यह है कि आपको उसके लिए अपने हथियार को हाथ में रखना पड़ेगा। क्या-क्या लेके जाएँगे? तो जो मैं बताऊँगा आप उसे ले लेंगे। मार्केट में एक पॉलीथीन आता है जिसमें आप सभी पेन, पेंसिल, रबर, कटर सबको लेते हैं। एक 10 से 15 रुपए में एक बैग आता है। आप उस बैग को परचेज़ कर लेंगे क्योंकि आप हाथ में पेन उनको लेके कितना ले जा पाएँगे? संभव नहीं है। तो आप एक छोटा-सा पॉलीथीन आता है, मैं कल ही देखा था मार्केट में, एक छोटा-सा पॉलीथीन है। उस पॉलीथीन को आप परचेज़ कर लेंगे, 10 से 12 रुपए में आपको मार्केट में मिल जाएगा। क्या-क्या लेके जाना है? जो मैं कर रहा हूँ एकदम आप देख लीजिए और मार्केट में आप इसे 1 दिन पहले ही ले लेंगे, ठीक है? सबसे पहले बाबू आपको लेना है, सबसे पहला एक लेना है आपको डार्क ब्लू पेन। एक लेना है आपको डार्क डार्क ब्लू पेन। कितना लेना है आपको? तो यह लेना है आपको 1। सेकंड है आपका, एक लेना है आपको डार्क ब्लैक पेन। क्यों लेना है मैं आपको ये भी बताऊँगा अभी। डार्क ब्लैक पेन, ये भी कितना लेना है आपको? 1 ही लेना है। तीसरा क्या करना है आपको? नॉर्मल ब्लू पेन जो है आपका, नॉर्मल ब्लू पेन आपको कितना लेना है? 2 लेना है। कितना लेना है? 2 लेना है। चौथा है आपका नॉर्मल ब्लैक पेन,
ये कितना लेना है, ये भी आपको लेना है 2। हाइब्रिड नंबर क्या लेना है, स्केल लेना है आपको, एक स्केल ले लेना है। 6 क्या है, एक रबर ले लेना है आपको। इसी में आप ले सकते हैं एक कटर भी और एक पेंसिल। बस दैट्स इनफ। इतना ही चीज़ आपको केवल लेके जाना है, इसके अलावा आपको कुछ लेके नहीं जाना है। बहुत सारे बच्चे टिफिन में लेने जाते हैं, खाना ले लो, चूरा ले लो, ये सब काम नहीं करना है बाबू आपको। तो आपको केवल क्या करना है, एक डार्क ब्लू पेन, एक डार्क ब्लैक पेन, नॉर्मल ब्लू पेन 2, नॉर्मल ब्लैक पेन 2, एक स्केल, एक रबर, एक कटर और एक पेंसिल। इतना ही सामान आपको उस पॉलीथीन बैग में ले लेना है। इतना लेने के बाद ये हो गया आपका हथियार जिससे आप युद्ध लड़ेंगे, ठीक है। इसको लेके आपको निकल जाना है घर से। घर से निकलने से पहले आप आराम से ऐसा भोजन करेंगे जो हल्का भोजन हो। ऐसा ना कि भरपेट चावल खा लिया और वहाँ गए और हमको नींद लग गया, ऐसा भी नहीं करना है। आपको हल्का चावल खाना खाना है। आप दही खा सकते हैं, चूरा खा, हल्का खाना है आपको। और प्रयास कीजिएगा कि जो आपका एग्जाम में एंट्री टाइम होता है, रिपोर्टिंग टाइम, उसके हमेशा आधा घंटा पहले पहुंचना है। क्योंकि जितनी भी गर्ल्स इस वीडियो को देख रही हैं जिसका एग्जाम कहलगांव में ही होना है, कहलगांव में अभी बाबू जाम की समस्याएं काफ़ी ज़्यादा है। तो मान के रखिए कि आप जाम का सामना आपको करना ही पड़ेगा। तो हो सकता है मे बी आपको लेट हो जाए, तो आप घर से 45 मिनट पहले निकलेंगे। क्योंकि हो सकता है बहुत सारे बच्चे का सेंटर दूर हो, नियरेस्ट हो तो कोई दिक्कत नहीं है, दूर है तो आप घर से 45 मिनट पहले निकलने का प्रयास करेंगे। जितने बॉयज़ देख रहे हैं, सभी भागलपुर में उसका एग्ज़ाम है, तो वो भी प्रयास करेंगे कि नियरेस्ट यदि सेंटर है आपका, तो घर से फिर भी आप 30 मिनट बाबू पहले निकलेंगे, ताकि आप समय पे गेट पर पहुँच सकें और आपको इस चीज़ का सामना ना करना पड़े कि आपका गेट बंद हो गया और सर मैं गेट के बाहर ही हूँ, अब मुझे एंट्री नहीं मिल रहा है। अभी 12th का एग्ज़ाम हुआ, बहुत सारे बच्चों को इस चीज़ का सामना करना पड़ा कि उसे अंदर एंट्री नहीं मिला, क्यों? क्योंकि वो लेट हो चुके थे। तो आपको प्रयास करना है कि एग्ज़ाम से पहले ही आधा घंटा पहले ही आपको सेंटर पे पहुँच जाना है। पहला दिन बाबू आप अपने पेरेंट्स के साथ जाएँगे, क्यों? क्योंकि सेंटर में आपको ये ढूँढना पड़ेगा कि आपका रोल कोड जो है या रोल नंबर आपका किस रूम में है, किस बेंच पे है आपका, वो प्रॉपर ढूँढने में समय लग सकता है। इसलिए आपको पहला दिन मैं कह रहा हूँ 45 मिनट पहले जाने के लिए। ये सभी प्रोसेस में थोड़ा समय लगता है कि एक बहुत सारा लिस्ट होता है, उस लिस्ट में अपना रोल नंबर को देखना, कौन से कमरे में है, कौन से बेंच नंबर पे है। पहले तो आप उस रूम में जाएँगे, उस रूम के दीवार पे फिर आपका रहेगा कि आपका ये नाम है और आप बेंच संख्या इतना पर इतने नंबर पे बैठेंगे। तो इस सभी प्रोसेस को करने में आपको पहला दिन समय लग सकता है, इसलिए आपको 45 मिनट पहले जाना है बाबू, हमेशा याद रखिएगा 45 मिनट बिफ़ोर। क्योंकि आपको ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने के लिए मिलेगा केवल 1 घंटा और सब्जेक्टिव के लिए आपको मिलेगा 2 घंटा। अब 1 घंटा का ऑब्जेक्टिव में यदि आप ये रूम ढूँढने में, अपना जगह ढूँढने में ही समय बर्बाद कर देंगे, तो मे बी आपका समय बर्बाद हो जाए। इसीलिए आपको पहला दिन पहले जाना है। क्लियर है ये बात? अब सेकंड है, जैसे ही आप रूम में एंट्री किए, रूम में आपने जगह पे बैठ गए, आपको क्या करना है? जैसे ही आपको उत्तर पुस्तिका मिले, ओएमआर मिले, तो आपको तुरंत भरना शुरू नहीं करना है। उसके पहले भी कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं, आपको याद रखनी है। क्या करना है? आपको आराम से अपने सीट पे बैठना है और एक लंबे साँस लेना है आपको, और साँस लेने के बाद आप उसे आँख को बंद करेंगे। आपको कहीं बात नहीं करना है किसी से, बगल से हमारी दोस्त है, ये है, कोई वहाँ नहीं है। आपको अपना युद्ध स्वयं लड़ना है, आपको अपने मेहनत को स्वयं सिद्ध करना है। किसी और के भरोसे नहीं रहना है कि मेरे पीछे हमारी दोस्त बैठी हुई है, तो वो हमको हेल्प करेंगी। आपको बिल्कुल ये सब नहीं करना है। एग्ज़ाम में किसी से थर्ड पर्सन से आपको बात नहीं करनी है। अगर आपके दोस्त भी बैठे हुए हैं या बैठी हुई हैं, तो आपको उससे बात नहीं करनी है। आपको प्रॉपर अपने कॉपी पे फ़ोकस करना है, ना किसी को बताना है, ना किसी से पूछना है। इससे होगा क्या कि जो शिक्षक होंगे आपके एग्ज़ाम में, यदि वो ऐसा रूडली बिहेव करेंगे आपके साथ, तो हो सकता है वो आपका रेड पेन चला दे और आप एग्ज़ाम से बाहर हो जाएँ। आपको बिल्कुल बाबू ऐसा नहीं करना है। क्यों? क्योंकि आपने 10 साल मेहनत किया है इस चीज़ के लिए, और प्रॉपर 1 साल के मेहनत के बाद आप वहाँ तक पहुँच पा रहे हैं। तो आपको ये सारी गलती, छोटी-छोटी बातें हैं, लेकिन आपको इसे याद रखना है कि आपको ये सारी गलतियाँ नहीं करनी है। ठीक है? इसके बाद साँस लेंगे, थोड़ा-सा आँख को बंद करेंगे, अपने आप को थोड़ा-सा ध्यान में रखेंगे और अपने आप को से कहेंगे कि मैं बेस्ट हूँ, मैं यह कर सकता हूँ, बस। यही 2 बात बोलना है।
और बिल्कुल पैनिक नहीं होना है। मैं बहुत सारे बच्चों को देखता है पसीना आने लगता है, पूरा थरथराने लगते हैं। आप यूपीएससी का एग्ज़ाम नहीं देने गए हैं बाबू, आप क्लास 10th का बोर्ड एग्ज़ाम देने गए हैं, जो बहुत ही छोटा एग्ज़ाम होता है, बहुत छोटा एग्ज़ाम। अभी आपको लग रहा है कि सर कैसे होगा, क्यों होगा, शिक्षक घूमेंगे, पुलिस-वुलिस, ये सब छोटी बातें हैं। आपको बस अपना प्रोटोकॉल को फ़ॉलो करते हुए आगे बढ़ जाना है। आपको कहीं कुछ नहीं सोचना है, आपको कहीं कोई तकलीफ़ नहीं होने वाली है। तो आपको बिल्कुल पैनिक नहीं होना है। आराम से आपको अपने जगह पे बैठना है, हलचल नहीं करना है और एक लंबी साँस लेकर छोड़ देना है और आराम से बैठ के शुरू करना है। इसके बाद जो शिक्षक आपके क्लासरूम में रहेंगे वो आपको बताएँगे कि आपको उस पेपर में क्या-क्या भरना है। क्योंकि बात तो वही हो गई कि यदि आप सब चीज़ लिख दिए और जो कॉपी चेक होगा आपका, यदि आप उसमें सही से नाम नहीं भरेंगे, सही से रोल नंबर नहीं फ़िल करेंगे, सही से रोल कोड नहीं फ़िल करेंगे, उत्तर पुस्तिका का जो कोड होता है यदि वो आप नहीं लिखेंगे, तो ये सारी चीज़ क्या होंगी आपकी बर्बाद हो जाएँगी, सारा मेहनत बर्बाद हो जाएगा। तो प्रयास करना है कि जितना भी दिया हुआ है, चाहे वह रोल कोड है, रोल नंबर ध्यान दीजिए, जैसे आपका रहेगा रोल नंबर, रोल कोड रहेगा आपका, उत्तर पुस्तिका जो होगा आपका, आंसर आंसर कॉपी जो होगा, उसका एक कोड होता है, ABCD। जो पेपर होगा आपका, उसका भी एक कोड रहेगा। तो ये सभी चीज़ को आपको फ़िल करने के लिए समय दिया जाता है। 15 मिनट एक्स्ट्रा मिलेगा आपको ये सब फ़िल करने के लिए। आपके क्लासरूम में जो भी शिक्षक होंगे उनका हेल्प लेके आपको पहले वो सभी को भरना है। वैसे तो पहला दिन आपको शिक्षक गाइड करेंगे कि बाबू कहाँ भरना है, क्या भरना है, कैसे भरना है। पहला दिन वो आपको हेल्प करेंगे। तो आपको उस बातों को ध्यान से सुनना है और फ़िल करना है। इसमें गलती, लापरवाही नहीं करनी है आपको। सेकंड में जैसे ही आपका बोलेगा बेल बजेगा और बोलेगा कि आपको शुरू करना है ऑब्जेक्टिव, तो पहले आपको सब्जेक्टिव पेपर सॉल्व नहीं करना है। वैसे तो आपको दोनों साथ में ही दे दिया जाता है। तो आपको सब्जेक्टिव नहीं लिखना है, आपको पहले का 1 घंटा ऑब्जेक्टिव सॉल्व करना है। अब ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने का मैं आपको अप्रोच बताता हूँ, ध्यान देना है क्या करना है। ऑब्जेक्टिव प्रॉपर आपको मिलेगा 1 घंटा का और इस 1 घंटे में पहले आपको क्या करना है, ऑब्जेक्टिव ही सॉल्व करना है। अब ऑब्जेक्टिव सॉल्व कैसे करेंगे? तो ध्यान सुनिएगा। सबसे पहले जैसे आप हिंदी हैं, तो उसके अंदर मन हो सकता है 100 क्वेश्चन हो ऑब्जेक्टिव में। 100 क्वेश्चन में आपको बनाना है बाबू केवल कितना? 50 क्वेश्चन। 100 में केवल 50 क्वेश्चन को ही आपको क्या करना है? सॉल्व करना है। तो आप प्रयास करेंगे 1 मिनट बाबू। तो ध्यान देखेंगे कि इस 100 क्वेश्चन में 50 क्वेश्चन को भी पहले आपको बनाना है। 50 को आपको स्किप करना है, छोड़ना है। बच्चे क्या करते हैं शुरुआत का ही 50 क्वेश्चन बना देते हैं। आपको ये भी नहीं करना है। आपको 1 से लेके 100 क्वेश्चन तक पढ़ना है बाबू आपको। और वही क्वेश्चन को टच करना है जो आपको 100% आता है कि यह बिल्कुल सही है। जो गलत क्वेश्चन है या जो आपको नहीं आता है, आपको डाउट लग रहा है, आपको उस क्वेश्चन को टच नहीं करना है। जैसे मान लीजिए कि राउंड 1 में आप 100 क्वेश्चन टच किए और मात्र आपसे आपसे 35 क्वेश्चन बना जो आप बिल्कुल श्योर हैं कि ये आपका सही है। ठीक है? तो मान लेते हैं 35 क्वेश्चन आपने राउंड 1 में सही किया, राउंड 1 में। जब आप राउंड 2 जाएँगे, तो राउंड 2 में अब मान लीजिए कि वो कोई क्वेश्चन नहीं आता है। तब आप रिस्क लेंगे कि आपको वैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है जिसको लगता है कि हाँ, बिल्कुल हो सकता है मे बी ये सही हो भी जाए और ना भी हो। और अंत में आपको काउंट कर लेना है कि हमारा जो है जैसे मान लीजिए ये हो गया आपका 45। फिर जाएँगे राउंड 3 में, 5 क्वेश्चन को फिर हम टच करेंगे टोटल 50। 50 से ज़्यादा यदि आप बना भी देंगे ना तो आपका टच नहीं होगा। मतलब सॉरी काउंट नहीं होगा। शुरुआत के 50 क्वेश्चन को ही वो काउंट करेंगे। बाद में आप जितना भी बनाए वो सभी बेकार हो जाएगा। 50 से अधिक आपको घेरा ओएमआर नहीं भरना है। 50 क्वेश्चन को ही टच करना है और आपको शुरुआत का राउंड 1 में वैसे क्वेश्चन को टच करना है जो आपको 100% आता हो। राउंड 2 में आप रिस्क लेंगे वैसे क्वेश्चन को जो बिल्कुल नहीं आता हो या मे बी हो सकता है सही हो भी जाए या नहीं भी हो। और राउंड 3 में मान लीजिए फिर भी 5 क्वेश्चन बच जाता है आपका। किसी को 5 और बनाना है, 45 ही पूरा है। तो 5 क्वेश्चन आप फिर वही उड़ाएँगे सिक्का, सिक्का को मत उड़ाइएगा, मैं ऐसे बोल रहा हूँ। प्रभु का नाम लीजिए और कुछ भी भर दीजिए। क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है बाबू आपको, क्योंकि छोड़ने से कोई फायदा नहीं है। हो सकता है ये आप ऐसे ही भर दिए, हो सकता है 2 गो सही हो जाए आपका, ठीक है? तो आपको ये प्रोसेस को ही फ़ॉलो करना है। ये सभी एग्ज़ाम में के लिए है, ऐसा नहीं कि सिर्फ़ मैं हिंदी की बात कर रहा हूँ। सभी एग्ज़ाम में आपको यही प्रोटोकॉल को फ़ॉलो करना है।
तो राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 इस 3 राउंड में आपको हमारे को सॉल्व करना है, ठीक है? अब आ जाइए 1 घंटा बाद ऐसे प्रॉपर खत्म होगा, आपसे कॉपी ओएमआर ले लिया जाएगा। ओएमआर को फिल कर देना है आपको, ओएमआर को अच्छे से दे देना है। अब आइए सब्जेक्टिव में। सब्जेक्टिव पेपर को कैसे लिखना है, ये प्रॉपर आपको पता होनी चाहिए। अब आइए ये जो आप हथियार लेके गए हैं, अब आपको अच्छा एक बात और मैं बता दूँ, ओएमआर में को भरने में आप जेल पेन का यूज़ नहीं करेंगे। या तो आप एक आता है ओएमआर भरने के लिए पेन, या तो आप वो ले लेंगे, या नॉर्मल ब्लू या डार्क ब्लू पेन से आप इसको फिल करेंगे। ब्लू, ब्लैक दोनों यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप हरा, पीला जो आप के क्लासरूम में लिखते थे, हरा पेन, ब्लू पेन, ब्लैक पेन, इसका यूज़ ज़्यादा नहीं करेंगे। ब्लैक का कर सकते हैं, हरा, रेड और भी कोई येलो पेन, इस सब का उपयोग नहीं करेंगे बाबू आप। आप या तो ब्लू या तो ब्लैक, इसके अलावा कोई पेन नहीं। आप जेल पेन का यूज़ नहीं करेंगे इसके अंदर भरने में, ठीक है? चलिए, अब आइए सब्जेक्टिव पेपर में। अब मैं बात करूँगा प्रॉपर सब्जेक्टिव पेपर। अब ये जो सब्जेक्टिव पेपर है ये भी 50 है। अब इस 50 को कैसे सॉल्व किया जाए सर? इसमें आपको बहुत सारी बातों को बाबू याद रखना पड़ेगा। कौन-कौन सा बात? तो मैं आपको अभी तुरंत बता रहा हूँ। सबसे पहला बात क्या करना है कि एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चन दिए जाएँगे आपको, बच्चे क्या करते हैं तुरंत शुरू करते हैं लिखने का। ये काम नहीं करना है आपको। ये कौन बच्चे करते हैं जो बच्चे को पता नहीं हो युद्ध कैसे लड़ना है। आपको पहले प्रत्येक प्रश्न को 2 बार पढ़ना है। कितना बार पढ़ना है? 2 बार। तो मैं लिखते चलता हूँ आपको। पहला कि प्रत्येक प्रश्न को 2 बार पढ़ना है। प्रत्येक प्रश्न को 2 बार पढ़ना है, पहला बात। दूसरा पॉइंट क्या करेंगे आप, फिर आपको देखना है कि आपको अपना टिक कर लेना है कि जैसे हमको 10 क्वेश्चन हैं, 10 में 5 बनाना है, तो 5 क्वेश्चन कौन-कौन सा होगा जो हमको परफेक्ट आता है। पहले आपको उसको टिक कर लेना है। लॉन्ग में 2 है, 1 बनाना है। जो साइंस की मैं अगर बात करूँ तो 2 में 1 बनाना है। आपको 1 टिक कर लेना है कौन बन रहा है। पहले आप टिक कर लेंगे सब क्वेश्चन को। इसके बाद आप बिल्कुल समय बर्बाद किए शुरू करेंगे। कैसे शुरू करेंगे? तो सबसे पहले देखना है कि क्वेश्चन में कह क्या रहा है? क्वेश्चन में माँग किस चीज़ का है? आप क्वेश्चन को पहले पढ़ेंगे सही से, और क्वेश्चन को देखना है कि क्वेश्चन में माँग क्या रहा है। तो सेकंड पॉइंट आपको नोट करना है कि प्रश्न पत्र में या प्रश्न संख्या में माँग क्या किया जा रहा है? माँग क्या है? माँग क्या-क्या हो सकता है बाबू? या तो आपको उसका परिभाषा पूछेगा, कोई भी प्रश्न का, या वो आपसे अंतर पूछ सकता है, या आपसे व्याख्या पूछ सकता है, या आपसे कारण पूछ सकता है। ये सभी प्रश्न के उत्तर आपको मतलब क्वेश्चन दे सकते हैं, या आपसे माँगा जा सकता है। याद रखना है प्रत्येक प्रश्न के उत्तर में आप प्रयास करेंगे, यदि हो आपके पास, तो आप चित्र के द्वारा उसे समझाएँ, चित्र को बनाएँ। यदि आप चित्र बनाते हैं तो चित्र को देखने से क्या होता है कि लगभग टॉपिक समझ में आ जाता है कि ये चित्र ये ग्राफ को दर्शा रहा है, मतलब इसका मतलब ये है। तो चित्र बेसिकली कह सकते हैं कि एक मानक है जिससे हम किसी भी टॉपिक को बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। तो यदि प्रयास कीजिएगा, यदि मे बी आपके पास हो तो आप यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आपको क्या याद रखना है, चौथा पॉइंट आपको याद रखना है कि अक्षर साफ एवं समान दूरी पर हो, समान दूरी पर हो। जैसे मान लीजिए अ, जैसे आपको हमेशा याद रखना है, जैसे हिंदी में तो केवल आप एक ही पेपर देंगे, तो उस एक पेपर में तो जो आपका सब्जेक्ट है, जैसे मान लीजिए कि हिंदी लिखने जा रहे हैं, तो सबसे पहले आप ये आपका सब्जेक्टिव पेपर है, आपका पेपर कुछ ऐसा रहेगा बाबू, ध्यान दीजिए। मैं थोड़ा-सा डिटेल में बता रहा हूँ आपको और समझिएगा, ये आपका पेपर कुछ ऐसा रहेगा, ऐसा। आपको पन्ना को इस तरीके से पलटना है, ठीक है? आपका पेपर ऐसा नहीं है, ये आपका पेपर ऐसा है। आपको इस सब्जेक्टिव के पहले पेज पे जैसे ये थोड़ा स्पेस आपको छोड़ देना है, और यहाँ पे लिखना है आपको सब्जेक्टिव
सब्जेक्टिव, ठीक है, इसको आपको अंडरलाइन नहीं करना है। इसके बाद जैसे मान लीजिए आप सबसे पहले निबंध लिखिएगा, निबंध ही होगा शायद पहला, हाँ तो निबंध, तो आप यहाँ पे लिखिएगा डार्क ब्लू पेन से, कैसे भी डार्क ब्लू पेन से लिखना है ऊपर में आपको हेडिंग, तो आपको यहाँ लिखना है निबंध, और इस निबंध को आप क्या कीजिएगा डार्क ब्लैक पेन से अंडरलाइन कर देना है आपको इस प्रकार से, सॉरी 1 मिनट, इस डार्क ब्लैक पेन से आप इसे क्या करेंगे अंडरलाइन कर देंगे। निबंध के बाद जैसे मान लीजिए कि आपको जिस विषय पर निबंध लिखना है, जैसे सपोज दैट मैं मानता हूं कि आपको लिखना है शिक्षा, ठीक है, तो यहाँ लिखिएगा, जैसे मान लीजिए वो प्रश्न संख्या 1 है, तो यहाँ लिखेंगे आप प्रश्न संख्या 1, और इसे आप क्या करेंगे, ये भी डार्क ब्लू से लिखेंगे आप, और डार्क ब्लैक से आप क्या करेंगे इसे अंडरलाइन करेंगे, तो ऐसे वो नोट कीजिए आप। तो मैंने क्या कहा, यदि आप निबंध लिख रहे हैं तो निबंध लिखिएगा आप डार्क ब्लू से, अंडरलाइन करना है आपको डार्क ब्लैक से। प्रश्न संख्या 1 को आप यदि लिख रहे हैं तो प्रश्न संख्या 1 डार्क ब्लू से और डार्क ब्लैक से अंडरलाइन करेंगे। अब मान लीजिए कि क्वेश्चन नंबर 1 में भी होगा ए बी सी डी, तो आपको ए यहाँ लिखना है ए, और यहाँ लिखना है ए एन एस, इस प्रकार से शुरू कर दिए। मान लीजिए वो पूरा लिखना है इस तरीके से, और यहाँ लिखने के बाद आपका टाइप क्या होता है पूरा हो गया। अब जब प्रश्न संख्या 2 को लिखेंगे आप, तो यहाँ पे लिखेंगे फिर डार्क ब्लू से प्रश्न संख्या 2, और डार्क ब्लैक से क्या करेंगे इसे आप अंडरलाइन करेंगे, कैसे यहाँ से लेके यहाँ तक अंडरलाइन करेंगे, और प्रश्न संख्या 2 को फिर आप यहाँ लिखेंगे और इसका लिखेंगे ए एन एस, फिर इसको आप इस तरह से फिल करेंगे। तो इसी तरीके से आपको डार्क ब्लू का यूज करना है, डार्क ब्लू का यूज करना है कि प्रश्न पत्र प्रश्न के जितने भी इंपॉर्टेंट सब टॉपिक होंगे, ठीक है, या कह सकते हैं कि जिस प्रश्न को आप लिखेंगे उस प्रश्न संख्या को लिखने के लिए आप डार्क ब्लू का यूज करेंगे। इसे अंडरलाइन करने के लिए आप डार्क ब्लैक का यूज करेंगे, और नॉर्मल ब्लू पेन से क्या करेंगे आप, तो नॉर्मल ब्लू पेन से आप इसके डिफिनेशन को लिखेंगे। यदि डिफिनेशन पूछा गया तो डिफिनेशन, डिफरेंस पूछा गया तो डिफरेंस, व्याख्या पूछा गया तो व्याख्या, कारण पूछा गया तो कारण। इन तमाम बातों को आपको क्या करना है बाबू, याद रखना है। तो यह हो गया आपका प्रश्न संख्या 2। अब जैसे मान लीजिए प्रश्न संख्या 3 में आए आप, उसके अंदर है लघु उत्तरीय प्रश्न, तो वहां पे आपको लिखना है सबसे ऊपर में डार्क ब्लू से पहले क्या लिखिएगा लघु उत्तरीय प्रश्न, इसे अंडरलाइन नहीं करना है। अब इसके अंदर मान लीजिए 10 गो ऑप्शन दिया है, अब 5 गो बनाना है, और पहला क्वेश्चन को आप डील करेंगे, तो यहाँ आप लिखेंगे डार्क ब्लू से क्या प्रश्न संख्या 1, और डार्क ब्लैक से क्या करेंगे इसे अंडर लाइन करेंगे, और क्वेश्चन नंबर 1 देंगे, और नॉर्मल ब्लू से क्या करेंगे आप इसके आंसर को लिखेंगे।
अब आपका प्रश्न होगा सर ठीक है, डार्क ब्लू का यूज बता दिया आपने, ऊपर लघु अंतरीय प्रश्न लिखना है, प्रश्न संख्या लिखना है। डार्क ब्लैक का यूज बताया आपने केवल अंडरलाइन करने में, ठीक है। नॉर्मल ब्लू का यूज आपने बताया डिफिनेशन लिखने में, तो नॉर्मल ब्लैक का यूज कहाँ होगा? बिल्कुल बता रहा हूँ बाबू आपको, नॉर्मल ब्लैक पेन का यूज आप करेंगे नॉर्मल ब्लैक पेन का आप यूज करेंगे कहाँ पे? तो जब आप डिफिनेशन लिख रहे हैं तो डिफिनेशन लिखने के बीच में हो सकता है आप किसी के पिता का नाम लिख रहे हैं, किसी का जन्म कितने ईस्वी में हुआ ये लिख रहे हैं, कुछ महत्वपूर्ण विषय लिख रहे हैं जैसे उपन्यास का नाम, कह सकते हैं कि कविता का नाम। तो आप उसको अंडरलाइन करने के लिए सेंटर के बीच में, मतलब डिफिनेशन के बीच में जो अंडरलाइन करते हैं ना हम लोग इस प्रकार से, उसमें आप लोग नॉर्मल ब्लू पेन का क्या करेंगे बाबू? यूज करेंगे। नॉर्मल ब्लू नहीं, सॉरी, नॉर्मल ब्लैक पेन का क्या करेंगे आप? यूज करेंगे। क्या याद है? बहुत सारी बात समझ में आया? थोड़ा बाबू मेरा तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन चूंकि आपका एग्जाम था तो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, और ये बहुत जरूरी वीडियो था। ये आप समझ गए? चलिए, तो आपको मैंने 4 पेन का यूज बता दिया, क्या करना है, कहाँ पे नॉर्मल ब्लू का यूज करना है, कहाँ पे नॉर्मल ब्लैक का, कहाँ पे डार्क ब्लू का, कहाँ पे डार्क ब्लैक का। चलिए, अब ध्यान देंगे आप इधर। अक्षर साफ लिखना है आपको और समान दूरी लिखना है आपको। प्रॉपर अक्षर साफ होना चाहिए, समान दूरी पर होना चाहिए। एक शब्द जब आप लिखिए अक्षर, और दूसरे अक्षर के बीच जो गैप है आपको, ये एकदम बराबर बराबर होना चाहिए, ना कि एगो यहाँ लिख दिए एगो यहाँ पे लिख दिए, ऐसा नहीं करना है। समान डिस्टेंस में लिखना है सभी को। आपके लेटर के बीच में भी आपके पास समान गैप होना चाहिए, ज़्यादा गैप मत दीजिएगा। नीचे का डिस्टेंस को सोचेगा बराबर रखने के लिए, ये जो डिस्टेंस है आपका ये वाला, इसको बराबर रखिएगा, ये नहीं कि एगो ऊपर कर दीजिएगा नीचे कर दीजिएगा, इससे सोचा अच्छा लगेगा देखने में आपका, ठीक है। चलिए, 5वां पॉइंट आपको याद रखना है, ओवर राइटिंग नहीं करना है आपको, मतलब काटपीट नहीं करना है। काटपीट, ओवर राइटिंग नहीं करना है। बच्चे को क्या कर देखता हूँ मैं, कुछ भी गलती हुआ, जैसे मान लीजिए हमने लिखा दुर्योधन, अब मैं दुर्योधन लिखा और दुर्योधन का मान लीजिए स्पेलिंग गलती हो गया, बच्चा क्या देता, मैं ऐसे ऐसे कर देता। ये बाबू आपको नहीं करना है। सपोज दैट मान लीजिए गलती हो गया, मान लेता हूँ कि आपका कुछ लिख रहे थे आप, जैसे मान लीजिए आपने लिखा मदन, और मदन का स्पेलिंग क्या हो गया, गलती हो गया, तो आपको कुछ नहीं करना है, ब्लैक पेन लेना है, नॉर्मल ब्लू, नॉर्मल ब्लू, डार्क ब्लू नहीं, आपको केवल ऐसे कर देना है, बस हो गया। इतना में ही जो चेक करेंगे कॉपी उसको दिख जाएगा, आपको कुछ नहीं करना है, इसमें आपका नंबर नहीं कटेगा फिर। और जब आप ऐसे करेंगे ना तो ये फिर आपका नंबर कटने का चांस यहाँ पे होता है, समझ गए? तो आपको ऐसा नहीं करना है। चलिए, आगे देखेंगे आप 6 नंबर, प्रश्न के जितने भी महत्वपूर्ण विषय हैं, प्रश्न के महत्वपूर्ण विषय को, महत्वपूर्ण विषय को ऊपर लिखना है। अभी तो मैं आपको बताया ही, ऊपर लिखना है। वही लघु उत्तरीय प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, उसको ऊपर लिखना है। जो भी प्रश्न संख्या को आप लिख रहे हैं वो ऊपर लिखेंगे और उसको अंडरलाइन करेंगे आप, ठीक है। और फिर नॉर्मल ब्लू से आप लिखना शुरू करेंगे। नॉर्मल ब्लू के लिखने के क्रम में जितने भी इंपॉर्टेंट सब पॉइंट होंगे, जैसे उपन्यास का नाम, माता का नाम, पिता का नाम, इस भी आप उसे नॉर्मल ब्लैक से क्या करेंगे, अंडरलाइन करेंगे नीचे में, ठीक है। आगे देखिए, 7 नंबर, बताइए और क्या कर सकते हैं आप बेटर। आपको प्रयास करना है कि प्रश्न लिखने के क्रम में आपको उत्तर को पूरा करना है, उत्तर को पूरा करना है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, आधा में ही छोड़ देते हैं। जैसे मान लीजिए आधा जान रहे हैं, आधा नहीं जान रहे, आधा में लिख के छोड़ दिया, आपको ऐसा नहीं करना है।
आपको पूरे विषय को लिखना है, चाहे वो आपको आता हो, नहीं आता हो। आपको यदि कोई चीज़ नहीं आ रहा है तो प्रयास कीजिए कि उस टॉपिक से रिलेटेड कुछ लिख दें, लेकिन स्किप ना करें बीच में आप क्वेश्चन को। क्वेश्चन को आप पूरे टच करेंगे, ठीक है? अगला बात आपको याद रखना है 8 नंबर। अब इसमें डायग्राम का रोल मैं बताता हूँ आपको। जैसे साइंस वाले सब्जेक्ट में डायग्राम का बहुत सारा रोल है। तो आपको क्या करना है कि प्रश्न कंप्लीट, जो भी आपको प्रश्न दिया गया है उसका उत्तर लिखने के बाद आप डायग्राम का यूज जरूर करेंगे बाबू। डायग्राम बनाने से क्या होता है कि आपको 100% मार्क्स मिलने के चांस हो जाते हैं। जैसे साइंस वाले सब्जेक्ट में डायग्राम का बहुत सारा यूज है। जैसे बायोलॉजी में बहुत सारे आप फिगर बनाते हैं, केमिस्ट्री में बहुत सारे फिगर हैं, फिजिक्स में भी बहुत सारे फिगर हैं। तो आप डायग्राम को जरूर जरूर बनाएं। जिस विषय पर लिख रहे हैं उसके फोटो को यदि आप बना सकते हैं तो जरूर बनाएं। अच्छा, बनाएंगे कैसे? तो याद रखना है वहाँ पे आप पेंसिल का यूज करेंगे, पेन का यूज नहीं करना है डायग्राम बनाने में। पेंसिल का यूज करें और कह सकते हैं कि पूरा साफ सुथरा फिगर बनाएं। जितना साफ फिगर रहेगा आपका उतना अच्छा नंबर देने का चांस बढ़ जाता है। तो पेंसिल से बनाएंगे, साफ फिगर बनाएंगे और उसके अंदर आपको दर्शाना है कि कौन सा पार्ट का नाम क्या है। तो नेम को आप दर्शाना ना भूले। बहुत सारे बच्चों को मैं देखा हूँ कि सिर्फ फिगर बना के छोड़ देते हैं। नहीं, आपको उसके अंदर दर्शाना है कि इस पार्ट्स का प्रॉपर नाम ये है, इस पार्ट्स का प्रॉपर नाम ये है। तो डायग्राम का रोल आपका बहुत ज्यादा है। 9 नंबर क्या होगा आपका? तो प्रयास कीजिएगा आप कि जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, यदि आपको 10 में 5 बनाना है तो पांचों आपको टच करना है बाबू। यदि लॉन्ग में 2 में 1 बनाना है तो आपको वो बनाना ही है। आपको छोड़ना एक भी क्वेश्चन नहीं है, चाहे वो आपको आता हो या नहीं आता हो। आपको हमेशा याद रखिएगा। यदि नहीं आएगा तो क्या करेंगे आप? तो आपको कुछ ना कुछ उस विषय पर बना करके जितना आप जानते हैं आप लिखने का प्रयास करेंगे। आप क्वेश्चन को छोड़ेंगे नहीं। एग्जाम शुरू हुआ और आपका जो सर नीचे जाएगा एकदम, तो आपको घंटी बजने तक उठाना नहीं है अपने सर को। एकदम लिखते रहिए। ये नहीं कि बैठ के देख रहे हैं वो कोना ये कोना कितने मकरे हैं, घड़ी है कि नहीं है। नहीं करना है बाबू आपको। आपके पास जितने समय है 2 घंटा, आपको भरपेट उस समय का फ़ायदा उठाना है। क्योंकि 2 घंटा में ही अपने आप को आपको रिप्रेज़ेंट करना है। तो जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं आपको क्वेश्चन को छोड़ना किसी भी हाल में नहीं है। यदि नहीं भी आता है तो आपको उसे टच करना है, जितना आता है बना के लिखिए। नहीं आता है उस टॉपिक से रिलेटेड, उस सब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ लिख दीजिए, लेकिन छोड़ना नहीं है क्वेश्चन को। तो नंबर पॉइंट याद रखना है कि क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है। क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है। अच्छा, बहुत सारे केस में हम क्या देखे हैं बच्चे को कि पहला क्वेश्चन आता है बना दिए, दूसरा नहीं आता है, तीसरा आता है, चौथा भी आता है तो बच्चा पहले चौथा बना देता है। सोचा सर चौथा जो है ज़्यादा आसान है, पहले इसको लिख लेता हूँ और फिर तीसरा लिखूंगा। ऐसा नहीं करना है। आपको क्रमबद्ध तरीके से लिखना है। जैसे मान लीजिए सीरीज है आपका, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 8 में आपको 4 बनाना है बाबू। और आपको 1 आता है, 2 नहीं आता है, 3 आता है, 4 आता है, 5 नहीं आता है, 7 आता है, 8 आता है। बच्चे को मैं क्या देखता हूँ, पहले 1 लिखेगा, फिर 4 लिखेगा, फिर 3 लिख देगा, फिर 8 लिख देगा। आपको ऐसे नहीं करना है। आपको क्या करना है, पहले 1 बनाना है, फिर 3 बनाना है, फिर 4 बनाना है, फिर 7 बनाना है, फिर 8 बनाना है। ऐसे बनाना है और जितना पूछा जाए उतना ही बनाना है। और जो भी क्वेश्चन को आप डील करेंगे वही बात सबसे आप ऊपर में डार्क ब्लू से लिखेंगे प्रश्न संख्या, इसे आप अंडरलाइन करेंगे डार्क ब्लैक से, और फिर नॉर्मल ब्लू से आप उसको डिफाइन करेंगे। और उसके बीच में यदि कोई इंपॉर्टेंट विषय आएगा तो आप नॉर्मल ब्लू से, नॉर्मल ब्लैक से अंडरलाइन करेंगे। इतना बात क्लियर है आपका? चलिए, तो इन सभी विषयों को आपको ध्यान से याद रखना है। इस एग्जाम में आपको ये सभी टिप्स काम आएंगे। चलिए बाबू, उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आपको पूरे अच्छे से समझ में आ गया हो। इसके बाद जो हमारा विषय होगा कि क्या नहीं कर रहा है। अब तक हमने जितने भी बिंदु को देखा वो सभी बिंदु था कि एग्जाम से एक दिन पहले क्या करना है, एग्जाम के दिन क्या करना है। अब है कि एग्जाम के दिन क्या नहीं करना है। आपको इस बिंदु को भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो ध्यान दीजिएगा कि क्या नहीं करना है।
तो सबसे पहला पॉइंट याद रखिएगा कि आपको प्रश्न संख्या गलत नहीं लिखना है। मतलब यह कि मैं बहुत सारे बच्चों को देखता हूं कि प्रश्न संख्या को ही वह गलत लिखते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर ये होना है तो वो क्वेश्चन संख्या 2 में लिखे हुए होते हैं। क्वेश्चन संख्या 2 का उत्तर क्वेश्चन संख्या 1 के अंदर लिखे हुए होते हैं। तो प्रयास करना है कि आपका प्रश्न संख्या और उसका उत्तर दोनों ही मैच करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि प्रश्न संख्या 1 का उत्तर आप प्रश्न संख्या 2 में दे रहे हो और प्रश्न संख्या 2 का उत्तर प्रश्न संख्या 1 में दे रहे हो। तो प्रयास कीजिएगा ऐसा गलती आपसे ना। सेकेंड आपको ध्यान रखना है कि आपको पूरा पैराग्राफ को फुल नहीं करना है, बल्कि आपको पॉइंट वाइज लिखना है। पॉइंट वाइज लिखने का प्रयास करना। यदि आपके प्रश्न के उत्तर बहुत लंबे हैं तो प्रयास कीजिएगा आप उसको पॉइंट बाय पॉइंट बना के लिखे। पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3। ऐसे लिखने से क्या होगा कि जो शिक्षक आपके पेपर को चेक करेंगे वो ये स्पष्ट कर पाएंगे कि बच्चा इस टॉपिक में क्या कहना चाह रहा है। और वैसे आप पूरे कहानी को लिख देंगे तो उसको पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं आएगा। तो सेकंड तो आप ये ध्यान रखेंगे। तीसरा क्या करना है कि आपको एक ही शब्द को बार बार रिपीट नहीं करना है। रिपीट नहीं करना। मैं पर्सनली बहुत सारे बच्चों को से जानता हूँ, वो क्या करते हैं कि जिस प्रश्न का उत्तर को नहीं हारा होता है वो क्या करते हैं कि उसके उत्तर में क्वेश्चन को ही 10-15 बार लिख देते हैं। आपको ये बिल्कुल नहीं करना है। कुछ बच्चे गाना लिख देते हैं, शायरी लिख देते हैं, कुछ भी लिख देंगे। आपको ऐसा नहीं करना है क्योंकि जो व्यक्ति आपके कॉपी को बाबू चेक करेंगे वो व्यक्ति मूर्ख नहीं है। तो प्रयास करना है कि आपको यदि प्रश्न का उत्तर नहीं आता है तो आप उस टॉपिक से रिलेटेड चीजों को लिखेंगे, उस सब्जेक्ट से जुड़े हुए चीजों को लिखेंगे। तो हो सकता है कि जो 5 नंबर का आपका क्वेश्चन है उसमें आपको 2 नंबर दे दिया जाए। तो प्रयास करना है कि जो मैं सो नहीं लिखना है आप। इसके बाद कॉपी को छोड़ना नहीं है, आपको प्रत्येक क्वेश्चन को टच करना है, ये तो मैं आपको बता दिया। क्योंकि बिहार बोर्ड का ऊपर से आदेश है कि बच्चे यदि कुछ भी लिखते हैं, यदि वो टॉपिक से रिलेटेड चीज लिख पा रहे हैं तो आपको 5 नंबर में 2 नंबर 1 नंबर आपको देना। तो प्रयास करना है आपको कि कॉपी को खाली नहीं छोड़ना है और कुछ भी नहीं लिखना है। ये 2 पॉइंट को आप नोट पढ़ेंगे। तो मोटा-मोटी इतना ही बात आपको क्या करना है, याद रखना है। बाकी तो आपको सब बता ही दिए हैं। इतना काम आप प्रत्येक दिन करेंगे बाबू, तो आपका एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा जाएगा। अब कुछ महत्वपूर्ण बात जो मैं आपको एक्स्ट्रा बताने जा रहा हूँ, वो यह है कि हो सकता है इस 5 से 7 दिनों के एग्ज़ाम के दौरान कुछ बच्चे का एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाए और कुछ का बहुत खराब चला जाए। जो बच्चा पूरे साल मन से तैयारी किए होंगे तो उसका तो अच्छा जाना ही एग्ज़ाम। जो मे बी यदि पढ़ाई नहीं कर पाए हैं, अच्छा एग्ज़ाम नहीं जाए, तो अपने आप को पैनिक नहीं करना है। ये नहीं कि अब कल एग्ज़ाम नहीं देने जाना है या फिर टेंशन में आ गए, ओवरथिंकिंग, डिप्रेशन ऐसा कुछ नहीं करना है आपको। आपको एग्ज़ाम जैसी दे रहे थे आप वैसे ही देंगे। आपके रफ्तार में कमी नहीं होनी चाहिए। आपको जितना मैंने टिप्स बताया डेली आपको फॉलो करके ही जाना है। प्रयास करना है कि यदि आपका एग्ज़ाम अच्छा गया तो भी ज़्यादा कुछ नहीं बनाना है, खराब गया तो ज़्यादा गम नहीं बनाना है। दोनों ही परिस्थितियों में आपको अनुकूल रहना है, अपने आप को बनाए रखना है, अपने आप को एग्ज़ाम तक मोटिवेट रखना है। ये नहीं कि पेपर खराब चल गया तो अब मैं डिमोटिवेट हो गया और कल क्या होगा नहीं होगा आप पढ़ना छोड़ देंगे, ऐसा बिल्कुल आपको नहीं करना है। अपने आप को बनाए रखना है, पैनिक बिल्कुल नहीं होना है। एग्ज़ाम अच्छा गया तो भी बढ़िया, नहीं गया तो भी बढ़िया, दोनों ही केस में आपको खुश रहना है। क्योंकि यदि आप खुश रहेंगे तभी आप पेपर अच्छे से दे पाएँगे क्योंकि टेंशन में कभी पेपर अच्छा जाता ही नहीं, ठीक है? और आपको चीटिंग नहीं करना है बाबू याद रखिएगा। कुछ बच्चे क्या करते हैं घर से नोट्स बना के लेके जाएँगे, कुछ पेपर में लिख के कहीं इधर रख देंगे, कहीं उधर रख देंगे, आपको ये सब बिल्कुल नहीं करना है। मैंने आपको शुरू से कहा है कि ईमानदारी का 1 नंबर बेईमानी के 100 नंबर से ज़्यादा होता है। तो आपको हमेशा ईमानदार रहना है, ख़ास करके पढ़ाई में। पढ़ाई में यदि आप ईमानदार रहिएगा तभी आप आगे कुछ भी बढ़ेंगे तो आपकी ऑनेस्टी दिखाई देती है।
तो प्रयास करना है कि चीटिंग बिल्कुल नहीं करना है। मैंने आपको हमेशा सिखाया है, आप कम लिखिए, आपका सेकंड डिवीज़न कर जाइए, वो बहुत अच्छा लगेगा आपको। लेकिन यदि आप चीटिंग करके टॉप करते हैं, तो वो अच्छी बात नहीं है। प्रयास कीजिएगा चीटिंग लेके ना जाए, जितना आप जानते हैं उतना लिखिए और वही आपकी असल योग्यता है। इसलिए प्रयास करना है कि ज़्यादा पैनिक भी नहीं होना है और चीटिंग बिल्कुल आपको नहीं करना है। ईमानदारी से इतना है, जितना जानते हैं, उसको लिख दीजिए और यही आपकी होनी चाहिए, ठीक है? तो मोटा-मोटी बात आपको इतना मैं समझा दिया हूँ। अच्छा, ये भी नहीं सोचना है कि सर मेरा एग्ज़ाम कल खराब चला गया, मैं सेकंड डिवीज़न कर जाऊँगा, थर्ड डिवीज़न हो जाऊँगा, तो आपको ये भी नहीं सोचना है। क्योंकि मैं खुद 444 नंबर लाने के बाद हमारा जो मार्कशीट है वो आज बक्से में बंद है, कोई देखने वाला नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि आप विशेष टॉप करेंगे तो आपको विशेष श्रेय मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। चर्चा 2 से 3 दिन होती है, उसके बाद सभी अपने रास्ते पे आ जाते हैं। तो थर्ड डिवीज़न वाले बच्चे को भी मैंने अपने जीवन में टॉप होते हुए देखा है। तो जीवन में टॉप करना आवश्यक है, इस छोटा-सा एग्ज़ाम में टॉप करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपके पास जितनी योग्यता है, जितना क्वालिफ़िकेशन है, आप उतने उतना अच्छे से लिख के आइए। पैनिक नहीं होना है, धैर्य रखना है हमेशा। मैं यही बात कर रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ कि अपने आप को बनाए रखिए, पैनिक नहीं होना है आपको, ठीक है? धैर्य के साथ आपको एग्ज़ाम देना है, ठीक है? चलिए, तो उम्मीद करते हैं कि जितनी भी बात हमने आपको बताई है, वो सभी बात को आप फ़ॉलो करेंगे और अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए बाबू। हम सभी शिक्षक यही प्रार्थना करते हैं कि आप सभी बच्चे का एग्ज़ाम बहुत बढ़िया से जाए और आप लोग अपने-अपने फ़ील्ड के एक्सपर्ट बनिए और अपने जीवन में भी आगे बढ़िए। चलिए, आप सभी को आपके एग्ज़ाम के लिए असीम शुभकामनाएँ। ईश्वर आप सभी के साथ रहे और आप लोग अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए। विश यू ऑल द बेस्ट। अपना ध्यान रखिए। टेक केयर। थैंक यू।